दोस्तों, ज़िंदगी की चाल को वही समझते हैं, राहों की धूल को जो गुलाल समझते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज का हमारा चैप्टर 2 भागों में रहेगा और आज हमारा भाग 1 रहेगा। चक्रवृद्धि ब्याज करने से पहले आप साधारण ब्याज को ज़रूर करें और उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज करें, क्योंकि कुछ अवधारणाएँ दोनों में काम आएंगी। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था साधारण ब्याज और आज के अपने वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज में हमने देखा था कि मूलधन पे हर वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो समान रहता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में जो ब्याज गणना की अवधि होती है उसके बाद ब्याज मूलधन में जुड़ जाता है और अगली अवधि में जो ब्याज की गणना की जाएगी वो ब्याज पर ब्याज की गणना की जाएगी। तो ब्याज की गणना पिछले वर्ष के मिश्रधन पर की जाए तो ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज कहा जाता है। और यहाँ ध्यान देने की बात क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज के लिए ब्याज की राशि में समय का भाग देने पर हर वर्ष का ब्याज आ जाता है जो समान होता है, लेकिन सीआई के लिए ऐसा नहीं होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज के लिए ऐसा नहीं होगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में एक अवधि का जो ब्याज है वो दूसरी अवधि के लिए मूलधन बन जाता है, इसलिए हर एक अवधि में ब्याज की राशि बढ़ती चली जाएगी। अगर केवल 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा हो तो ब्याज का अंतर 1 वर्ष के साधारण ब्याज पर 1 वर्ष के अतिरिक्त ब्याज के बराबर होता है। इस कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये मान लेते हैं कि केवल 2 वर्ष की तुलना ये लोग कर रहे हैं और इसमें माना कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपये है और 2 वर्ष का ही उसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 220 रुपये है, ऐसा हम मान लेते हैं। और फिर पूछते हैं इसमें कि भाई जो कि इसमें ब्याज की दर क्या होगी। तो ध्यान देने की बात क्या है कि ये 2 वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपये है, अर्थात हर 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। जब मैं ब्याज की राशि में समय का भाग दे दूंगा तो मेरे पास हर 1 वर्ष का साधारण ब्याज आ जाएगा, अर्थात प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज, प्रथम वर्ष का एसआई बराबर 100 रुपये 200 में 2 का भाग देने पर, और दूसरे वर्ष का एसआई भी 100 रुपये ही होगा। चक्रवृद्धि ब्याज हम इसका कैसे निकालते हैं, सूत्र क्या है, शॉर्टकट क्या है, वो बाद में देखेंगे। लेकिन समझने की बात क्या है कि जो पहले वर्ष का एसआई और सीआई आता है वो तो समान ही आएगा, क्योंकि उसमें तो कोई ब्याज पर ब्याज लग नहीं रहा है पहले साल में। तो प्रथम वर्ष का जो सीआई आएगा वो तो 100 ही रुपये आएगा और दूसरे वर्ष का सीआई कितना हो जाएगा, 220 में से 100 हम घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा दूसरे वर्ष का सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 220 माइनस 100 बराबर 120 रुपये। अब ये 120 रुपये जो ब्याज है ये कहाँ से आया, इसमें दूसरे वर्ष का एसआई 100 रुपये जुड़ा हुआ है तो बचा अपने पास 20 रुपये। तो ये 20 रुपये जो है वो पहले वर्ष का जो ब्याज आया था उसके ऊपर ब्याज होगा। ये बात अपने को समझने की यहाँ पर ज़रूरत है। अब हम इसके कुछ सूत्र देख लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का सूत्र क्या रहेगा। हालांकि सूत्र हो सकता है कि आपको थोड़ा सा टिपिकल लगे, सूत्र चक्रवृद्धि ब्याज में याद करना बहुत ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि जो हमने एक गुणांक की अवधारणा पहले देखी थी उससे भी चक्रवृद्धि ब्याज बड़े आसानी से निकल आता है। लेकिन पहले मैं आपको सूत्र बता देता हूँ। तो यहाँ पर सूत्र जो है वो सीधा चक्रवृद्धि ब्याज का न लग के सूत्र अपना लगता है मिश्रधन का, और मिश्रधन अपना होता है मूलधन गुणा 100 प्लस दर बटे 100 की पावर समय। या इसको मैं अगर शॉर्ट में लिखूं तो मिश्रधन को अमाउंट ए लिखता हूं, मूलधन को पी लिखता हूं
100 प्लस दर को आर लिखता हूँ बटे 100 और समय टाइम को मैं टी लिखता हूँ। तो ये मेरा मिश्र धन का फार्मूला आ जाता है। और क्योंकि हम जानते हैं कि मिश्र धन में से अगर मूलधन घटा देंगे तो हमारे पास ब्याज बच जाएगा, इसलिए हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज बराबर P इंटू 100 प्लस R अपॉन 100 इंटू टी माइनस P, ये मेरा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। अगर आप फॉर्मूले के साथ अच्छे से समझ पा रहे हैं, इसके साथ कॉन्फिडेंट हैं, तो इस फॉर्मूले से करें। अगर आप इस फॉर्मूले के साथ कॉन्फिडेंट नहीं भी हैं तो आप देखिए, जब हमने गुणांक की अवधारणा पढ़ी थी, प्रतिशत की अवधारणा पढ़ी थी, वहाँ पर एक चीज़ हमने बताया था कि मान लो कि ये 100 रुपये है और 100 रुपये पे 10% की वृद्धि होती है। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब यही है ना कि भाई 10% की वृद्धि इस साल और 10% की वृद्धि अगले साल। तो ये जो क्रमागत प्रतिशत वृद्धि है वही वृद्धि है, उसी को हम चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में देखते हैं। तो अगर 100 रुपये में 10% की वृद्धि होती है तो हमारा जो गुणांक आएगा, गुणांक अगर आपने अच्छे से नहीं देखा है तो आप एक बार लाभ हानि का चैप्टर पढ़ लें, वहाँ से आपको गुणांक की अवधारणा पता चल जाएगा। तो गुणांक अपना क्या हो जाएगा, 110 बटे 100। ये मेरा 10% की वृद्धि का मतलब हो गया। गुणांक क्या होता है, 100 प्लस वृद्धि, या अगर हानि है, कमी है तो माइनस कमी बटे 100। तो मेरा ये गुणांक हो गया। और अगर 100 रुपये दे रखे हैं और उस पर 10% की वृद्धि है तो कितना हो जाएगा, 100 गुणा 110 बटे 100, इस 100 से 100 कट जाएगा 110। अगर यही राशि मेरी 100 ना होके मान लो 2000 रुपये है और इस पर 10% की वृद्धि है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2000 गुणा 110 बटे 100, 0 से 0 कट जाएगा, 11 दूनी 22 और 2 0। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इसको चक्रवृद्धि ब्याज में यूज़ करते हैं। यही मान लें कि हमारा जो मूलधन है वो 2000 रुपये है और ब्याज की दर 10% है, तो 2 वर्ष का मिश्रधन ज्ञात करें। क्योंकि जब मिश्रधन ज्ञात हो जाएगा तो उसमें से हम मूलधन घटा के अपना चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। 2 वर्ष का मिश्रधन कितना होगा ये बताना है अपने को। तो गुणांक की अवधारणा में क्या है, पहले मैं 2000 रुपये लिखूंगा, 2000 गुणा, गुणांक मेरा क्या हो जाएगा, ब्याज की दर 10% है तो 100 प्लस 10 110 बटे 100। और ये क्योंकि 2 बार हो रहा है, एक बार ये पहला वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष में ये जो मेरी राशि है ये राशि मेरी मूलधन हो जाएगी और इसके ऊपर अगेन गुणा 110 बटे 100 की वृद्धि होगी। अब मैं इस सवाल को हल कर लेता हूँ। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 1 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 11 गुणा 11 121, एक 0 और है यहाँ पर, गुणा 2 बराबर 0 2 2 दूनी 4 और 2 2420 रुपये। जैसे ये सवाल सेम ऐसे ही है कि एक शहर की जनसंख्या 2000 है, पहले वर्ष में 10% की वृद्धि होती है और दूसरे वर्ष में भी 10% की वृद्धि होती है, तो कुल वृद्धि कितनी होगी, वही वाला ये सवाल है। इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। तो या तो आप सूत्र से कर सकते हैं, और अगर आप सूत्र का प्रयोग ना करना चाहें तो गुणांक की अवधारणा का उपयोग करके प्रतिशत में जिस प्रकार से वृद्धि होती है उसका उपयोग करके हम आसानी से अपना आंसर निकाल सकते हैं। अब आता है कि चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र के अन्य प्रयोग। जैसे मैंने बताया कि चक्रवृद्धि ब्याज में हर साल वृद्धि हो रही है, ऐसे जनसंख्या में भी हर साल वृद्धि होती है। तो अगर जनसंख्या में वृद्धि निकालनी हो तो वो भी इस सूत्र से या अपना जो गुणांक को मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बताया उससे निकाल सकते हो। इसी प्रकार अगर मध्यवर्ती वर्षों में मूल्य में प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि होने पर अंतिम मूल्य ज्ञात किया जा सकता है। एक बार पुनः मैं इसको आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लेते हैं कि एक स्कूटर का मूल्य 40,000 रुपये है। पहले साल 10% की वृद्धि होती है, वह दूसरे साल
5% की कमी होती है। अब मूल्य बताओ, अब मूल्य बताओ। तो सीधा मेरे को क्या करना है, यहाँ पर 40,000 लिखना है। 40,000, 10% की वृद्धि, गुणांक कितना हो गया, 110/100, 100 + 10 110 गुणा, अब 5% की कमी है तो 100 में से 5 में कम कर दूंगा, ये मेरा 95 बच जाएगा, 95/100। और ये 4 जीरो हैं, 1 2 3 4, ये 4 जीरो इन 4 जीरो से कट जाएगा। और आगे हम इसको गुणा कर लेते हैं। 11 चौक 44 गुणा 95, 0 5 चौक 20 हासिल 2 5 चौक 20 और 2 22, 0 4 नाम 36 हासिल 3 4 नाम 36 और 3 39, जोड़ लेते हैं 0 0 6 2 8 9 2 11 3 अधिक 4। अब जो वर्तमान में स्कूटर का दाम है वो हो गया 41,800 रुपये। इस तरीके से आप बिना ये फॉर्मूला याद किए भी चक्रवृद्धि ब्याज या जो वृद्धि कमी है उसको निकाल सकते हैं। इसमें 2 सूत्र और आते हैं, अगर आप इन सूत्रों को याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं, और अगर नहीं भी याद करना चाहें कॉन्सेप्ट से करें तो कॉन्सेप्ट से भी ये सवाल हल हो जाएंगे। तो पहला सूत्र है कि 2 वर्षों के लिए एसआई और सीआई का अंतर कितना होगा। कि ध्यान रखना कि 2 वर्षों के लिए अलग फॉर्मूला आएगा और 3 वर्षों के लिए अलग फॉर्मूला आएगा। तो 2 वर्षों के लिए जो सीआई और एसआई में अंतर आता है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर आता है, वो अपना आता है डी डिफरेंस इज इक्वल टू पी प्रिंसिपल गुणा R/100²। आर जो है वो ब्याज की दर है, और 3 वर्षों के लिए एसआई व सीआई में अंतर डिफरेंस बराबर पी गुणा R/100 का होल स्क्वायर इंटू 100 + R/100। अच्छा रहेगा आप इन फॉर्मूलाज को याद कर लें, लेकिन अगर आप याद ना भी करें और प्रतिशत परिवर्तन की अवधारणा को अच्छे से समझेंगे तो बिना ये फॉर्मूला भी आप अपने सवाल कर पाएंगे। और जैसे हम आगे अपने विविध प्रकार के प्रश्न जो करते हैं उसमें इस तरह के सवालों को हमने शामिल किया है। जहाँ पर मैं नोट लिख के बता रहा हूँ कोई चीज़ों को, तो उन अवधारणाओं को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गणित में आप सूत्र याद करें ना करें वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो अवधारणा है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर अब आ रहा है कि जब चक्रवृद्धि ब्याज की गणना वार्षिक न होकर वर्ष के किसी भाग पर हो तो समय को उस भाग से गुणा व दर को उस भाग से भाग दे देते हैं। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि ये बोल रहा है कि ब्याज की जो गणना है वो चक्रवृद्धि ब्याज है, अपना चक्रवृद्धि ब्याज, और इसकी दर जो है वो मान लेते हैं 10% वार्षिक है। लेकिन ये साथ में लिख रखा है कि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाती है। ब्याज की गणना कैसे की जाती है, अर्धवार्षिक की जाती है। अब अपने को निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। मैं साथ में पूरा सवाल लिख देता हूँ। ये मान लेते हैं कि मूलधन जो है वो अपना 10,000 रुपये है, और समय भी मैं मान लेता हूँ कि 1 वर्ष है। अब अपना पूरा सवाल हो गया है। ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि हर 6 महीने में ब्याज काउंट कैलकुलेट किया जाएगा, उसको मूलधन में जोड़ दिया जाएगा, और 6 महीने बाद मूलधन प्लस ब्याज जो राशि आएगी उस राशि पर दोबारा ब्याज चालू हो जाएगा। लेकिन ब्याज की दर जो है वो 10% वार्षिक है, अर्थात साल में 10% का ब्याज मिलता है। लेकिन ब्याज की गणना हर 6 महीने में कर रहे हैं तो वो उसका आधा हो जाएगा। तो ब्याज की दर इस केस में हम आधी करेंगे, और समय क्योंकि हर 6 महीने में, तो पहला 6 महीना एक समय हो गया और अगला 6 महीना 2 समय हो गया, तो समय जो है इस केस में दुगना हो जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। ऐसे ही अगर ब्याज की गणना अर्धवार्षिक ना हो के त्रैमासिक हो, तिमाही हो, तो तिमाही क्योंकि साल का चौथा भाग हो गया, उस समय ब्याज की दर को हम 4 से भाग दे देंगे और समय को 4 से गुणा कर देंगे। इसी तरीके से अगर ब्याज की गणना मासिक करनी शुरू की जाए तो चूँकि साल में 12 महीने हो गए, इसलिए ब्याज की दर में 12 का भाग देंगे
और समय जितना दिया हुआ है उसको 12 से गुणा करेंगे। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। और अब हम शुरू करते हैं अपने जो विविध प्रकार के प्रश्न हैं उनको। और पहला सवाल लेते हैं। सवाल है कि 8,000 रुपये का 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। वार्षिक संयोजित का मतलब कि ब्याज की गणना साल में एक बार होती है, यहाँ पर अर्धवार्षिक या त्रैमासिक नहीं है। तो एक तो मैं सूत्र से कर सकता हूँ, और मेरा सूत्र क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज CI बराबर प्रिंसिपल इंटू 100 प्लस R/100 इंटू T टाइम माइनस P। तो CI बराबर P मेरा प्रिंसिपल मूलधन कितना है 8,000 रुपये इंटू 100 प्लस R कितना है 5/100 माइनस P इज 8,000 इक्वल्स 8,000 गुणा 100 और माफ़ कीजिएगा टाइम में यहाँ पर छोड़ दिया, कितने साल का मांगा है 2 साल का, तो पावर 2 105/100 का स्क्वायर माइनस 8,000 इक्वल्स 8,000 गुणा 105/100 गुणा 105/100 माइनस 8,000। ये 3 0 ये कट गया, 5 से यहाँ पर मैं भाग दूंगा, 21 पंजू 105 और 2 और ये 4 आ जाएगा। 105 को 4 से मैं गुणा करता हूँ तो 5 चौक 20 और 4 गुणा 21 माइनस 8,000 और ये मेरा आ गया। 21 को मैं गुणा करता हूँ 0, 1 2 42 हासिल 4, 21 चौक 84 और 21 चौक 84 और 4 88 माइनस 8,000 और ये मेरा आ गया 820 रुपये। ये मेरा ब्याज आ गया इसके ऊपर। अगर मैं इस फॉर्मूले का प्रयोग ना करूं और इसकी जगह जो मैंने सीधा को गुणा करने का विधि बताई है उससे करें तो देखते हैं कितना होगा। पहले उसमें हम अमाउंट निकालते हैं और अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा, सीधा सीधा मैं प्रिंसिपल 8,000 लिखूंगा। 2 साल के लिए है तो जो गुणांक आएगा उसको मैं 2 बार गुणा कर दूंगा और 5% जो कि ब्याज की दर है तो मेरा गुणांक हो जाएगा 100 प्लस 5 105/100 गुणा 105/100। इसको मैं हल कर लूँगा 0 0 0 21 2 4 और ये मेरा 8,820 आ गया और CI मेरा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल बराबर 8,820 माइनस 8,000 बराबर 820 रुपये। इसलिए अतिशीघ्रता से इस सवाल को हल किया जा सकता है। अगला सवाल देखते हैं हम। चक्रवृद्धि ब्याज व भुगतान की जाने वाली राशि की गणना करें यदि मूलधन 1,800 रुपये पर 8% वार्षिक दर से ब्याज तिमाही संयोजित करते हुए 1 वर्ष की अवधि का है। तो यहाँ पर अपने को प्रिंसिपल कितना दे रखा है 1,800 रुपये, ब्याज की दर कितनी है R बराबर 8%, निकालना कितना है टाइम बराबर 1 वर्ष। लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात क्या है कि ब्याज तिमाही कैलकुलेट किया जाता है, तिमाही संयोजित किया जाता है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, तिमाही 3 महीना जो है वो 1 साल का चौथा हिस्सा है, इसलिए रेट को हम 4 से भाग दे देंगे, 8/4 बराबर 2% और समय जो अपना है उसको 4 से हम गुणा कर देंगे, 1 गुणा 4 बराबर 4। क्योंकि ये 4 से गुणा क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि हर 3 महीने में हमें ब्याज कैलकुलेट करना है। तो पहले तिमाही, दूसरी तिमाही, तीसरी तिमाही, चौथी तिमाही, इसलिए 4 तिमाही हो जाएंगी। तो हम अपना समय जो है उसको 4 लेंगे। और आप चाहो तो आप सूत्र का यूज़ कर लो और ना चाहो तो सीधा सीधा जो गुणांक की अवधारणा है उससे इस सवाल को हल कर लो। तो अपना जो मिश्र धन आएगा वो आ जाएगा, मूलधन कितना है 1,800 रुपये गुणा 2% ब्याज है 102/100 गुणा 102/100 गुणा 102/100
गुणा 102/100। और इस सवाल को अब आगे हम हल करेंगे। तो 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ पर ये 51/50, 51/50, 51/50 और यहाँ पर एक बार फिर यहाँ से कट जाएगा, ये 9 आ जाएगा और यहाँ पर 25 आ जाएगा। और आगे अब हम इस सवाल को हल करेंगे। 9 दूनी 18, 9 गुणा 51 गुणा 51 गुणा 51 बटे 25 गुणा 50 गुणा 50। तो इसको जब हम आगे हल करेंगे तो ये अपना आ जाएगा 1, 21, 7, 7, 3, 6, 1, 8 डिवाइडेड बाई 62500। और आगे जब हम इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 1948.38। तो ये मेरी भुगतान की जाने वाली राशि आ गई। और इस राशि में से मैं अगर मूलधन निकाल दूं तो मेरा चक्रवृद्धि ब्याज CI आ जाएगा 1948.38 माइनस 1800 बराबर 148.38। आप ध्यान रखें कि एग्ज़ाम में नॉर्मली इतने बड़ी कैलकुलेशंस आपको नहीं मिलेंगी। कैलकुलेशंस एग्ज़ाम में इजी ही रहती हैं। अगला सवाल लेते हैं। कमला ने एक स्कूटर खरीदने के लिए किसी बैंक से 26,400 15% वार्षिक दर से उधार लिए, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित है। 2 वर्ष और 4 महीने के अंत में उधार चुकता करने के लिए उसे कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा। अब चूंकि हम ये लिख लेते हैं, हमारा मूलधन प्रिंसिपल कितना है 26,400 रुपये, ब्याज की दर क्या है 15% और समय क्या है 2 वर्ष और 4 माह। क्योंकि अब तक जो हम करते आए थे उसमें पूरा वर्ष देने के बाद ही हमारे आंसर आ रहा था, लेकिन यहाँ पर पूरा वर्ष ना होकर 4 महीने और बच रहे हैं। तो इसमें हमें क्या करना है कि पहले हम 2 वर्ष का अमाउंट निकाल लेंगे और उस 2 वर्ष के अमाउंट के बाद जो कि अपना चक्रवृद्धि ब्याज से निकलेगा, और उसके बाद क्योंकि पूरा 1 साल तो होगा नहीं, 1 साल से कम ही रहेगा, तो 4 महीने का उसमें साधारण ब्याज जोड़ देंगे और इस तरह से हमारा कुल जो राशि है वो मिल जाएगी। तो इसलिए पहले हम क्या करेंगे 2 वर्ष का निकालेंगे, 2 वर्ष का मिश्र धन। और 2 वर्ष का मिश्र धन कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल 26,400 रुपये गुणा 100 + 15 115/100। 2 वर्ष है तो 2 बार करेंगे बटा 100 और ये 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ पर हम 5 से करेंगे तो ये 23 और ये 20 और फिर हम 5 से यहाँ पर काटेंगे तो ये 23 और 5 चौक 20 और 4 से ये कट जाएगा, 4 छक्का 24, 2 और 4 4 छक्का 24। ये मेरा आ गया 66 गुणा 23 गुणा 23 और जब मैं इसको गुणा करूँगा तो ये मेरा आ जाएगा 66 गुणा 23 को 23 से गुणा करेंगे तो 529 हो जाएगा। आप नॉर्मली जो 30 तक के स्क्वायर हैं वो याद होने चाहिए, परीक्षा में समय बचाने में बहुत उपयोगी होते हैं। और जब हम 66 को 529 से गुणा करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 34,914 रुपये। लेकिन ध्यान रखें कि ये हमारा भी उत्तर नहीं आया है, ये अपना 2 वर्ष का मिश्र धन है, लेकिन अपने को निकालना क्या है 2 वर्ष 4 महीने का, इसलिए इसके ऊपर हम 4 महीने का ब्याज और निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट। और वो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा SI बराबर P। अब P अपना ये हो गया है 34,914 गुणा R 15% गुणा T मेरा 4 महीना है और उसको अब मेरे को साल में बदलना है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब महीने को हम साल में बदलते हैं तो 12 का भाग दे देते हैं, तो 4/12, 4 एकम 4, 4 तियाँ 12, 1/3 वर्ष गुणा 1/3 बटा में 100 और यहाँ से हम भाग देंगे 3 पंजू
15, यहाँ से काट लेंगे नीचे 20, और ये हमारा आ जाएगा, ये अपना आ जाएगा 1745.7। ये अपना जो आखिरी का 4 महीना बचा था उसका साधारण ब्याज आ गया, और उससे पहले का अपना जो अमाउंट था वो ये था। इसलिए अपना जो अभिष्ट मिश्रधन या जो राशि दी जाएगी वो हो जाएगी अभिष्ट मिश्रधन, अपना हो जाएगा 34,914 प्लस 1745.7, 4 और 5 9, 4 और 1 5, 9 और 7 16, 4 1 5 और 1 6 और 3, अर्थात जो राशि दी जाएगी वो 36,659.7 रहेगी। तो अपना ब्याज कितना हुआ, जो राशि दी जा रही है उसमें से हम घटा देंगे अपना मूलधन, तो ब्याज हो जाएगा अपना 36,659.7 माइनस 26,400 रुपये। 7 9 में से 0 गया, 9 5 में से 0 गया जब, 5 6 में से 4 गया जब, 2 6 में से 6 गया जब, 0 3 में से 2 गया, इतना। तो 10,259 रुपये उसको ब्याज के रूप में चुकाने होंगे। अब हम अगला सवाल लेते हैं। अगर मैंने रमेश से 12,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए, यदि मैंने ये राशि 6% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली हुई होती तो मुझे कितनी अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होता। देखिए, ये सवाल हम कई तरीक़ों से कर सकते हैं। पहले मैं देखता हूँ कि जो अपना अलग अलग सूत्र है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का, उससे क्या अपना आंसर आता है। यहाँ पर मैं SI की गणना करता हूँ और यहाँ पर मैं CI की गणना करता हूँ। तो SI मेरा कितना होता है, SI बराबर P इंटू R इंटू T बटे 100। P प्रिंसिपल मेरा 12,000 रुपये है, R रेट 6% है, और T समय 2 वर्ष है बटा 100, 0 से 0 कट गया, 6 दूनी 12 और 12 को 12 से गुणा करेंगे तो 144 0, तो 1440 रुपये SI हो गया। अब CI निकाल लेते हैं। CI बराबर गुणांक के उदाहरण का यूज करेंगे, 12,000 गुणा 106 बटे 100 गुणा 106 बटे 100, और ये 3 0 से 3 0 कट जाएगा और मेरा आ गया 12 गुणा 106 गुणा 106 बटे 10। ओके, ये CI नहीं है, ये अपना अमाउंट आएगा, और अमाउंट में से अपने को मूलधन निकालना होगा, तब जाके हमारा CI आएगा। तो ये अपना आ जाएगा 13,000, 4 6 12 होता है 832/10, और 13,483.2, और इसमें से अगर मैं अपना मूलधन 12,000 रुपये घटा दूं तो मेरा CI आ जाएगा 13,483.2 माइनस, सीधे यहीं कर लेते हैं, 1440, और ये आ गया 3 में से 0 गया जब 3, 8 में से 4 गया जब 4, 4 में से 4 गया जब 0, 3 में से 1 गया जब 2, 2,043 रुपये मेरा, ओ माफ़ करिएगा, ये यहाँ पर पूरा गड़बड़ हो गया। अपना CI जो आएगा वो 13,483.2 और 12,000 अपना मूलधन था, 12,000 रुपये इसमें से कम करेंगे, 0.2, 3 में से 0 गया जब 3, 8 4 और 3 में से 2 गया जब 1, 1,483 रुपये अपना CI आ गया। तो अब अतिरिक्त कितना भुगतान करना पड़ रहा है मेरे को, अगर मेरे को साधारण ब्याज देना होता तो 1,440 रुपये देना पड़ रहा है, और अगर चक्रवर्ती ब्याज देना पड़ेगा तो 1,483.2 दे रहा है, इसलिए अतिरिक्त भुगतान कितना हो गया, अतिरिक्त भुगतान
मेरा हो गया 1483.2 माइनस 1440। 2 में से 0 गया जब 2, 3, 8 में से 4 गया जब 4, 43.2 रुपये जो है वो अपना अतिरिक्त भुगतान होगा। तो एक तरीका तो अपना ये है कि हम अलग अलग कैलकुलेट कर लें CI और SI को। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मैंने डिफरेंस का आपको फॉर्मूला बताया था 2 वर्षों के लिए, और 2 वर्षों के लिए डिफरेंस का फॉर्मूला है D बराबर P R/100 का स्क्वायर। प्रिंसिपल अपना 12,000 रुपये है, गुणा R 6 है बटे 100 स्क्वायर, बराबर 12,000 गुणा 6 गुणा 6 बटे 100 गुणा 100, और 3 0 से ये 3 0 कट जाएगा, और ये अपना आ जाएगा 12 गुणा 36 बटे 10, और इसको हम आगे कर लेते हैं। 12 6 की 72 हासिल, 7 12 3 36, 36 और 7 43 बटे 10 बराबर 43.2। इसलिए आप सवाल को हल तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको जैसे डायरेक्ट फार्मूला भी याद है तो आपका समय बच जाएगा। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, और बाकी जो भाग है वो हम इसका अगले वीडियो में करेंगे। हाँ तो दोस्तों, अब टाइम है अपने स्पेशल सेगमेंट का, जिसमें हम लेते हैं बोनस क्वेश्चन। और कल हमने बोनस क्वेश्चन पूछा था कि एक व्यक्ति को धातु का टुकड़ा अपने खेत में पड़ा मिला, जिसको उसने 250 रुपये में बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि लाभ और हानि सदा क्रय मूल्य पर निकालते हैं, और यहाँ पर क्रय मूल्य क्या है, क्योंकि क्रय मूल्य उसने कोई खर्चा तो किया ही नहीं, क्रय मूल्य उसका 0 है, और उसका विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य बराबर 250 रुपये है। तो लाभ कितना हो गया, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर 250 माइनस 0 बराबर ₹250। और हम जानते हैं कि लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ कितना 250 रुपये, क्रय मूल्य कितना 0 गुणा 100। और हम जानते हैं कि किसी भी संख्या में 0 का भाग जब हम देते हैं तो ये इनडेफिनेट होता है, या हम इसको इन्फिनिटी कह सकते हैं, अनंत कह सकते हैं। इसका मतलब हमने ये सीखा कि लाभ जो है वो कितना भी हो सकता है, 0% से लेके और अनंत तक, जबकि हानि हमने देखा था कि हानि कभी भी 100% से अधिक नहीं होगी। अब हम लेते हैं अपना आज का बोनस क्वेश्चन। दोस्तों, आज का बोनस क्वेश्चन है कि एक संख्या का 1/5 उसके 1/7 से 10 अधिक है, संख्या ज्ञात करो। इस सवाल को आप हल कीजिए और इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, और इस सवाल को हम डिस्कस करेंगे अपने अगले वीडियो में। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल मैथमेटिक्स फॉर पटवार बाय दिनेश को सब्सक्राइब करें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें।